हेलो फ्रेंड्स। तो कल हम लोगों ने टिश्यू की बात की और आपको याद ही होगा, हमने ये देखा था कि जो टिश्यू है उसके बेसिकली बच्चों चार टाइप है और इन चार टाइप्स का हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जो तीनों जर्मिनल लेयर से ओरिजिनेट हो सकता है। तो आप यहां पर एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, जैसे कि एपिडर्मिस है, ये एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हो रहा है। एंडोथीलियम है, वो एंडोडर्म से ओरिजिनेट हो रहा है। और मिजोथीलियम जो है वो मिजोडर्म से ओरिजिनेट हो रहा है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि एपिथेलियम टिश्यू तीनों तरह की जर्मिनल लेयर से ओरिजिनेट हो सकता है, जबकि नर्वस टिश्यू का ओरिजिन एक्टोडर्म से होता है। और बच्चों नर्वस सिस्टम में आप इससे रिलेटेड चीजें भी देख सकते हो, जैसे सारी की सारी न्यूरॉन्स एक्टोडर्म से बनी है ना। आपसे पूछ लिया जाए, बताओ बच्चों, रेटिना ऑफ आई, आंखों की जो रेटिना है उसका ओरिजिन किस चीज से होता है। अब रेटिना क्या है, वो एक सेंसरी तरह की न्यूरॉन है इसके अंदर। तो बच्चों ये भी तो एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो इसका ओरिजिन भी किस चीज से होता है, एक्टोडर्म से होता है। तो नर्वस सिस्टम से जो भी चीजें बनी होगी उनका ओरिजिन किससे होगा, एक्टोडर्म से। तो हमने कल इनके बारे में डिस्कस किया, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है। हमने कल हल्का सा डिस्कस किया था एपिथेलियम टिश्यू का। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं, हमने कल ये देखा कि एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स है वो बिल्कुल पास पास होती है ना, एक दूसरे के पास पास बिल्कुल सटी हुई होती है। उनके बीच में किसी भी तरह की कोई भी जगह नहीं पाई जाती, उनके बीच में मैट्रिक्स नहीं पाया जाता, या फिर यदि मैट्रिक्स होगा तो बहुत ही कम मैट्रिक्स देखने को हमें मिलेगा। यानी कि बच्चों हम यहां पर यह कह सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो सेल बिल्कुल पास पास में पाई जाती है। इस तरह से ये सारी की सारी सेल एक दूसरे के पास पास देखने को मिलती है। अब यहां पर हमें यह बात समझनी होगी कि ये सेल एक दूसरे के पास पास कैसे हैं, ऐसे ये अटैच्ड कैसे हैं, है ना। अब देखो बच्चों, जो सेल्स हैं इनके बीच में कुछ तो ऐसा है जो एक सेल को दूसरे सेल के साथ में जोड़ने में उनकी मदद कर रहा है ना। तो कोई तो ऐसा है, कोई तो ऐसा मिलेगा यहां पे हमें जो क्या करेगा, जो कि इन दो सेल, सेल ए और सेल बी, इन दोनों के बीच में है और इनको जोड़ने का काम करेगा। जोड़ना मतलब जंक्शन। तो बच्चों ये जो सेल है आपका, जो एपिथेलियम टिश्यू है या आपके टिश्यूज होते हैं, तो उनकी सेल्स किस चीज से आपस में जुड़ी हुई होती है। तो उसका एक सबसे बड़ा जो हम लोग बोलेंगे वो होगा कि यहाँ पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, कुछ ऐसे फैक्टर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं जो इनको जोड़ते हैं। और ये जो इनके बीच में जॉइंट है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे सेल जंक्शन। तो बच्चों ये यहां पर सेल जंक्शन है। हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि भाई सेल जंक्शन है वो किन किन के बीच में होते हैं। क्या सेल जंक्शन हमेशा सेल्स के बीच में होते हैं, एक सेल दूसरी सेल के साथ में जुड़ी है। क्या सेल जंक्शन सारे एक ही जैसे होते हैं। तो एक सेल दूसरी सेल से किस तरह से जुड़ी हुई है कि भाई मान लीजिए कि सेल ए है और सेल बी है, क्या हमेशा इनके बीच में जो जुड़ने का तरीका है वो एक जैसा होगा या फिर अलग अलग होगा। तो इसे हम लोग समझते हैं। बच्चों हमने इस चीज को बड़े ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया है। हमने इसे नाम दिया है सेल इंटरेक्शन। यानी एक सेल
किसी दूसरी सेल के साथ में इंटरेक्ट कर सकती है, या फिर एक सेल जो है वो मैट्रिक्स के साथ में भी इंटरेक्ट कर सकती है। तो बच्चों, सेल जंक्शन का मतलब क्या है, या सेल इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि एक सेल जो है, जैसे यहां पर आप सेल ए को देख रहे हैं और यहां पर सेल बी है, तो ये जो दोनों सेल है वो क्या कर रही है, इंटरेक्शन कर रही है। तो इंटरेक्शन बच्चों दो तरीके का हो सकता है, या तो हो सकता है कि ये सेल के बीच में हो और मैट्रिक्स के बीच में हो, है ना, ऐसे। यानी ये ऐसा हो सकता है कि एक सेल जो है वो मैट्रिक्स के साथ में जुड़ी हुई हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक सेल जो है वो किसके साथ जुड़ी हुई हो, सेल के साथ में जुड़ी हो। तो इसी बेस पे हम लोग बच्चों जो सेल का जो इंटरेक्शन है उसे हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो सेल सेल इंटरेक्शन जो हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला टाइप कौन सा है, सेल टू मैट्रिक्स इंटरेक्शन, और दूसरा है इसमें सेल टू सेल इंटरेक्शन। और एक्चुअली हम लोग नीट के अंदर सेल टू सेल इंटरेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, एक सेल जो है वो मैट्रिक्स के साथ में भी इंटरेक्शन करती है, यानी सेल के चारों ओर जो मटेरियल भरा हुआ है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं, और उस मैट्रिक्स के साथ में भी सेल इंटरेक्शन करती है, यानी सेल को चिपकाया जाता है ना, ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के साथ में इस सेल को चिपकाया जा सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक सेल को किसी दूसरी सेल के साथ में इस तरह से चिपकाया जा सकता है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं सेल टू मैट्रिक्स इंटरेक्शन में हम देख रहे हैं यहां पर एक सेल है और वो मैट्रिक्स के साथ में जुड़ी हुई है। सेल मैट्रिक्स के साथ में किस चीज से जुड़ी हुई है, यहां पर कुछ सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि सेल को क्या करते हैं, चिपकाते हैं, है ना, सेल को मैट्रिक्स के साथ में चिपकाते हैं, ठीक है ना। देन बच्चों, यहां पे हम लोग बात करें तो सेल टू सेल इंटरेक्शन पे हमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। ये हम लोग 5 तरीके के पढ़ेंगे जिनको हम लोग बेसिकली क्या बोल सकते हैं, सेल जंक्शन बोल सकते हैं। सेल जंक्शन है बच्चों वो 5 तरीके के हैं। सबसे पहला इंटरडिजिटेशन, दूसरा डेस्मोसोम, तीसरा टाइट जंक्शन, और चौथा गैप जंक्शन, और पांचवा जो है वो है अधेरेंस जंक्शन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जंक्शन है बच्चों वो कौन सा है, इंटरडिजिटेशन। इंटर डिजिटेशन यानी कि डिजिट्स जो हैं, जैसे कि ये डिजिट्स हैं वो एक दूसरे के अंदर इस तरह से एडजस्ट हो रही है ना। उसी तरह से बच्चों यहाँ पर ये सेल ए है, यहाँ पर सेल बी है, और दोनों सेल जो है उनसे कुछ प्रोसेस निकले हुए हैं, और ये सेल इन प्रोसेस के द्वारा एक दूसरे के साथ में इस तरह से जुड़ी हुई है, यानी इंटरडिजिटेड है ना। ये सेल से निकलने वाले जो प्रोसेस हैं वो क्या है, इंटरडिजिटेड है, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसा जंक्शन आपको कहीं पर भी देखने को मिले तो हम उसको क्या कहेंगे, इंटरडिजिटेशन। और बच्चों यहां पर इंटरडिजिटेशन जो होगा उसमें आप देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस हैं जो कि एक सेल से निकले हैं, दूसरी सेल से भी ये निकले हैं, और इसके द्वारा दोनों सेल एक दूसरे के साथ में इस तरह से एडजस्ट रहेंगी, ठीक है। अब बच्चों इनकी लोकेशन कहाँ होगी, ये बेसिकली कहाँ देखने को मिलेंगे, तो आप इसका जो एग्जाम्पल है उसे याद कर सकते हैं कि ये आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम यानी कि जिसे हम लोग यूरोथेलियम कहते हैं वहाँ ये देखने को मिलेंगे। बेसिकली बच्चों जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या स्टोर होता है, यूरिन, और यूरिनरी ब्लैडर की जो एपिथेलियम है उसकी विशेष बात यह है कि वो क्या कर सकती है, फैल सकती है ना, स्ट्रेचेबल होती है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहेंगे, और इसको यूरोथेलियम भी कहते हैं। तो बच्चों यहां पर ये जो सेल जंक्शन है इंटरडिजिटेशन वाला ये देखने को मिलेगा। दूसरा सेल जंक्शन है बच्चों डेस्मोसोम।
डेस्मोसोम से आपको बच्चों याद रखना है कि इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ फाइबर होते हैं जिनको हम लोग टोनो फाइबर्स कहते हैं। और ये टोनो फाइबर्स जो हैं वो एक सेल से दूसरे सेल के इस तरह से इन दोनों को आपस में जोड़ता है, यानी इनके साइटोप्लाज्म तक, अंदर तक ये चले जाते हैं, है ना बच्चों। जो टोनो फाइबर्स जो होते हैं वो स्क्लेरोप्रोटीन से बने हुए होते हैं, स्क्लेरोप्रोटीन से बने हुए फाइबर होते हैं। और स्क्लेरोप्रोटीन केराटिन की तरह ही एक प्रोटीन है जो कैसा होता है बताओ, हार्ड होता है। अब केराटिन प्रोटीन क्या है? केराटिन प्रोटीन एक प्रोटीन है बच्चों जो आपको केराटिनाइज्ड एपिथेलियम में देखने को मिलेगा। यानी कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो एपिथेलियम है यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, ये केराटिनाइज्ड है। केराटिनाइज्ड का मतलब इसके अंदर केराटिन प्रोटीन, खूब सारा प्रोटीन यहां पर जमा हो जाता है ना। जैसे कि हमारे बालों के अंदर, नाखूनों के अंदर, है ना, और स्किन की जो सबसे अपर लेयर है जिसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, उन एपिडर्मल सेल के अंदर भी हमें केराटिन प्रोटीन है वो देखने को मिलता है ना। इसी कारण से अब देखो ये प्रोटीन कैसा है, हार्ड होता है। आप यदि पानी डालते हो अपने हाथ के ऊपर, तो पानी से क्या, पानी आपके हाथ के अंदर से यानी स्किन के अंदर से होता हुआ क्या आपके बॉडी के अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता। तो बच्चों इस लेयर को वाटर प्रूफ बनाने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? ये काम कर रहा है यहाँ पर केराटिन प्रोटीन। तो केराटिन प्रोटीन जो होता है वो हार्ड होता है, वाटर प्रूफ होता है ना। आप देख सकते हो आपके नाखून हार्ड हैं, आपके बाल जो हैं वो भी हार्ड होते हैं ना। देन इसकी लोकेशन कहां पर है? ये बेसिकली बच्चों स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को यहां पर ये देखने को मिलती है, ठीक है ना। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कौन सा है, इनका हम लोग डिस्कस आगे करेंगे। बेसिकली बच्चों आप याद रख सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का मतलब है यहां पर क्या होगा, स्ट्रेटिफिकेशन होगा। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है, एक के ऊपर एक लेयर, है ना। ऐसा एपिथेलियम टिश्यू जहां पे आपको मल्टी लेयर्स देखने को मिले उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड टिश्यू कहेंगे, ठीक है ना। देन बच्चों दो तरह के सेल जंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। सबसे पहला इंटरडिजिटेशन, इंटरडिजिटेशन, और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, डेस्मोसोम्स, ठीक है। और डेस्मोसोम के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, टोनो फाइबर्स देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन यहां से कैसे आएंगे, क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोथेलियम के अंदर कौन से सेल जंक्शन देखने को मिलते हैं, तो हम लोग कहेंगे बेसिकली यहां पर इंटरडिजिटेशन पाए जाते हैं, ठीक है। इंटरडिजिटेशन में दो सेल किस चीज के द्वारा आपस में जुड़ी हुई है, तो हम कहेंगे यहां से कुछ सेल से साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस निकले हुए होते हैं जो इनको आपस में जोड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि टोनो फाइबर्स जो हैं वो कौन से सेल जंक्शन के अंदर देखने को मिलते हैं, तो हम कहेंगे वो डेस्मोसोम के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। देन बच्चों आपको इसी तरह के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों टाइट जंक्शन। अब टाइट का मतलब ही यहां पर यह है कि सेल्स जो हैं वो टाइटली क्या है, एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई होती है। तो बच्चों टाइट जंक्शन जो है यहां पे आप देख रहे हैं कि दो सेल के बीच में जो गैप होते हैं उन गैप को क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, यानी पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। जैसे यहां पर दो सेल हैं और दो सेल के बीच में आप देखेंगे गैप जो है, तो उनको यहां पर क्या कर दिया है, सील कर दिया है, बंद कर दिया है। क्यों किया है ऐसा? ऐसा इसलिए किया है, मैंने यहां पर लिखा है देखो, नो मॉलिक्यूल्स जो है वो यहां से, यानी कि नो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, यानी कोई भी मॉलिक्यूल या आयन यदि इनके बीच से जाना चाहे तो वो जा नहीं पाएगा, यानी वो इसको क्या नहीं कर पाएगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा। इनके बीच में जो गैप है उसको यहां पर पूरी तरह से सील कर दिया गया है
और गैप इस तरह से सील हुए कि इसके गैप से कोई भी मटेरियल यहाँ से गुजर नहीं सकता है। इसमें बच्चों ये बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलती है काफ़ी बार कि यहाँ पर ये स्टॉप करता है, रोकता है लीकिंग ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस वन सेल टू अनदर सेल या फिर टिश्यू। यहाँ पर सेल के बीच में दोनों सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स के बीच में जो यहाँ पे गैप था, इस गैप को यहाँ से सील कर दिया गया, और सील कर दिया गया तो यहाँ से कोई भी सब्सटेंस है वो क्या नहीं हो पाएगा, लीक नहीं कर पाएगा। इसके एग्जाम्पल कहाँ पे है बच्चों? एग्जाम्पल है यहाँ पर इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, जो आपको ज्यादा इस तरह से रटना नहीं है, नहीं पूछा जाता यहाँ से, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो इनको आपस में जोड़ रही है। इसका डिस्कस हम लोग सेल जंक्शन के लास्ट में करेंगे कि ये क्या चीज है इनके बीच में, ठीक है। देन बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों गैप जंक्शन। और गैप जंक्शन का मतलब क्या है? गैप जंक्शन का मतलब है यहाँ पर दो सेल्स होंगी, सेल ए सेल बी, और इन दोनों सेल के जो साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे के साथ में इस तरह से जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ पे हमें गैप देखने को मिलता है। तो ऐसा सेल जंक्शन कौन सा होता है? गैप जंक्शन। बच्चों ये जो गैप है, ये गैप एक्चुअली है क्या? ये गैप एक्चुअली चैनल्स होते हैं ना, और इन चैनल से आयंस या कई और चीजें भी एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आ जा सकते हैं, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे कोई सब्सटेंस है वो इधर भी जा सकता है, यहाँ पे कोई सब्सटेंस है वो इधर भी आ सकता है, यहाँ पे आयंस हैं वो भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी आयंस है वो भी इधर आ सकते हैं। एक तरह से यदि देखा जाए तो ये दोनों सेल एक दूसरे के साथ में क्या कर रही है? कम्युनिकेशन कर रही है, और दोनों के जो साइटोप्लाज्म है वो इन चैनल्स के द्वारा कहें या फिर इन गैप्स के द्वारा, या मैं कहूं इन गैप जंक्शन के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। बच्चों इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पर चैनल लाइक टू सेल साइटोप्लाज्म जो है, सॉरी, यहाँ पर चैनल्स जो हैं वो क्या करते हैं? लिंक करते हैं। चैनल्स किसको लिंक करते हैं? दो किन्हीं पास पास की जो सेल हैं उनके साइटोप्लाज्म को, ठीक है ना। देन बच्चों ये चैनल्स हैं और ये इन दोनों के साइटोप्लाज्म को क्या कर रहे हैं? ये लिंक कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो चैनल्स पाए जाते हैं, इन चैनल्स में टोटल आपको 6 सेगमेंट देखने को मिलते हैं इन प्रोटीन के। ये 1 2 3 4 5 और 6। तो ये पहला सेगमेंट, ये इसका दूसरा है ना, इधर से ये तीसरा, चौथा, और ये यहाँ पर पांचवा, और ये इधर से मान लीजिए छठा। ऐसे 6 सेगमेंट इनके अंदर बेसिकली पाए जाते हैं जो कि आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है ना। देन दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये प्रोवाइड करवाते हैं डायरेक्ट कनेक्शंस बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ टू एडजेसेंट सेल। ये दोनों सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है, जो हम लोग अभी देख चुके हैं। बच्चों यहाँ पर ये जो बात है ये कई बार पूछी गई है, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए। नीट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है 2-3 बार। यहाँ पर बच्चों ये दिया गया है कि यहाँ पर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम बिग मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ये बात आपको सेम इसी तरीके से क्या करनी है, याद रखनी है कि यहाँ पर चीज़ों का यानी आयन का, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का, या फिर कभी कभी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इन चैनल्स के थ्रू एक सेल से दूसरी सेल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये पूछा हुआ है नीट के अंदर, तो आपको इस चीज को अच्छे से याद रखना है, ठीक है बच्चों। बच्चों
यहां पर आप देख सकते हैं कि सेल जो है वो कम्युनिकेट करती है बाय ईच अदर, एक दूसरे के साथ में क्या करती है, कम्युनिकेट करती है बाय, किसके द्वारा ये कम्युनिकेट करेगी बताओ, इनके कंटिन्यूइंग साइटोप्लाज्म के द्वारा, यानी कि मैं बोलूं कि इन गैप्स के द्वारा बोल दीजिए या इन चैनल्स के द्वारा, तो हम इनको लिख देते हैं यहां पर ये चैनल्स। ठीक है, लास्ट बात बच्चों यहां पर आपको क्या याद रखना है, यहां पर इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे कि कार्डियक मसल्स इनके एग्जाम्पल है, नर्व सेल इसका एग्जाम्पल है, और एपिथेलियल सेल भी इनके एग्जाम्पल है, यानी यहाँ पर बेसिकली ये देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, इनके एग्जाम्पल्स को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक बार। इनके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, मैंने आपको कहा कि जो गैप जंक्शन है, गैप जंक्शन वो आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगे, वो देखने को मिलेंगे, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, कार्डियक मसल, मसल है ना। कार्डियक मसल में बच्चों इनका क्या काम है, इनको यदि आप यहाँ पे समझ सको, आपकी ये बात समझ में यहाँ पर आए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आए तो इससे भी अच्छी बात है, हम लोग आगे हार्ट के अंदर इसे समझने वाले ही हैं। ठीक है, देन बच्चों ये मान लीजिए यहाँ पर हार्ट की मसल्स हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पर हैं हार्ट की मसल्स, कार्डिक मसल्स जिनको हम लोग बोलते हैं, और यहाँ पर ये वो चैनल्स हैं जिसका हमने डिस्कस किया था, ये वो चैनल्स हैं। ठीक है ना, जिसको मैं क्या बोलूँगा, जिसको मैं कहूँगा कि ये है यहाँ पे गैप जंक्शन। ठीक है बच्चों, एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि इस सेल को यदि स्टिमुलेट करेंगे, देखो हार्ट की सेल है ये सारी की सारी, ये सेल ए है, ये सेल बी है, ये सेल सी है, यदि मैं सेल ए को स्टिमुलेट करूं तो सेल ए स्टिमुलेट हो जाएगी, और यहां पर जैसे ये सेल स्टिमुलेट होंगी तो बाहर से कुछ सोडियम चैनल हैं वो खुलेंगे, जिससे बाहर से सोडियम है वो अंदर की तरफ आएंगे, देन अंदर की तरफ क्या हो जाएगा बताओ, अंदर की तरफ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये जो हार्ट की सेल है वो यहाँ पर क्या हो गई बताओ, डीपोलराइज्ड हो गई। ठीक है ना, फिर बच्चों यहाँ से ये सोडियम है वो आगे जाएंगे, और सोडियम यदि यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर बाकी के जो सोडियम चैनल है वो खुल जाएंगे, और सोडियम फिर से अंदर आएंगे, तो इस सेल के अंदर सोडियम आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज है वो हमें अंदर की तरफ देखने को मिलेगा। फिर बच्चों सेल बी से सोडियम जो है, कुछ सोडियम सेल सी के अंदर जा रहे हैं, और ये सोडियम यहाँ पे आएंगे तो ये सेल भी क्या हो जाएगी बताओ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज में आ जाएगी। हमें यहाँ पर सोडियम चैनल पर, सोडियम की मूवमेंट पर, डीपोलराइजेशन पर, इन पर ध्यान नहीं देना है बच्चों, हमें तो बस इस चीज पर ध्यान देना है कि भाई ये जो चैनल हैं, इस चैनल के कारण ही सोडियम क्या कर रहे हैं बताओ, सोडियम आगे बढ़ रहे हैं ना, ये जो चैनल हैं इन्हीं चैनल के कारण सोडियम एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसके कारण एक सेल के अंदर सोडियम चले गए, ये स्टिमुलेट हो गई, फिर इसी सेल ने दूसरी सेल को स्टिमुलेट किया, दूसरी सेल ने तीसरी सेल को स्टिमुलेट किया। कैसे किया ये सेल ऐसा कैसे कर लेती है, क्योंकि पहली सेल के जो सोडियम आयन होते हैं वो दूसरी सेल में चले जाते हैं, किसके द्वारा, गैप जंक्शन के द्वारा। बच्चों हमने इसका एग्जांपल पढ़ा, ये न्यूरॉन्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें इलेक्ट्रिक सिनेप्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे। हमें पता है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को कैसे स्टिमुलेट करती है, और इसका हम लोग सिनेप्स, इसका रीजन पढ़ते हैं ना, सिनेप्स होते हैं, एक न्यूरॉन
और दूसरे न्यूरॉन के बीच में क्या पाए जाते हैं, सिनेप्स पाए जाते हैं। तो बच्चों सिनेप्स दो तरह के होते हैं, केमिकल सिनेप्स होते हैं और दूसरे कौन से हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, जो हमारे अंदर बहुत रेयर है ना, बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं ना। तो हम तो उन्हीं को देख लेंगे। देन बच्चों यहाँ पर बात क्या रहेगी, यहाँ पर बात ये रहेगी, यहाँ पर ये हो गई न्यूरॉन ए और ये न्यूरॉन हो गई बी। तो न्यूरॉन ए के जो आयन्स है, मान लीजिए इसके अंदर खूब सारे सोडियम आयन है, वो यहाँ पर आ रहे हैं और इससे सोडियम आयन है वो डायरेक्ट इस गैप जंक्शन को पार करके इसके अंदर इसी तरह से चले जाते हैं। तो सेल ए से सेल बी के अंदर आयन्स कैसे गए, कैसे ए सेल ने बी सेल को सिग्नल दिया, तो बच्चों इसका रीजन है कि इनके बीच में भी हमें क्या देखने को मिलता है, इनके बीच में भी हमें यहाँ पर एक गैप जंक्शन देखने को मिलता है। देन बच्चों ये गैप जंक्शन कहाँ कहाँ है, ये गैप जंक्शन इन जगहों पर है। तो हमें इतना डीपली नहीं जाना है, फिर भी ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो हमने साथ ही साथ इनको डिस्कस कर लिया कि गैप जंक्शन किस तरह से काम में आते हैं। तो ये सेल कम्युनिकेशन के अंदर बहुत अच्छी हेल्प करेंगे। एक सेल से दूसरी सेल के अंदर कोई मटेरियल भेजना है, कुछ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड कभी कभी कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनको भेजा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं, इसके आपको ये क्या करने हैं, याद रखने हैं कि भाई ये कार्डियक मसल में न्यूरॉन के अंदर और एपिथेलियल सेल्स हैं उनके अंदर भी ये देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। लास्ट के जो जंक्शन है जिनका एनसीईआरटी में भी डिस्कस है, और वो जंक्शन कौन से हैं, अधेरेंस जंक्शन या फिर अधेरिंग जंक्शन इनको बोला गया है। इसमें बच्चों आपको बहुत कुछ याद नहीं रखना, जो मैंने यहाँ पर 2.5 लाइनें लिख रखी हैं उतनी ही आपको याद रखनी है, यानी जितना कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है वो पर्याप्त है। इसके अलावा आपको बाहर से एक भी लाइन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें बच्चों होता क्या है, इसके अंदर टू सेल जो है वो कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कैथेरिन्स। कैथेरिन क्या है, ये प्रोटीन होते हैं। हालांकि ये बात आपसे नीट के अंदर नहीं पूछते कि ये कैथेरिन से जुड़े हुए होते हैं, कौन से प्रोटीन से जुड़े हैं, ये नहीं पूछा आपसे। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर ये आपको पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर जो पड़ोसी सेल जो है वो एक दूसरे के साथ में अधेरेंस जंक्शन के द्वारा चिपके हुए होते हैं। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, अधेरेंस जंक्शन के अंदर कि यहाँ पर एक सेल दूसरे सेल के द्वारा, है ना, या दूसरे सेल के साथ में, इस तरह से ना, एक सेल दूसरे सेल के साथ में क्या है, चिपके हुए हैं। किसके द्वारा चिपके हुए हैं बताओ, अधेरेंस जंक्शन के द्वारा। बेसिकली ये आपको एपिथेलियम टिश्यू में देखने को मिलेगा। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ बातें हैं, यानी कि जो हम इस टॉपिक में कम से कम नहीं पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक बार आप देख लीजिए। हेमीडेस्मोसोम क्या है, हेमीडेस्मोसोम क्या है। अब जैसे डेस्मोसोम होते हैं, डेस्मोसोम का ही एक रूप है, क्या है, हेमीडेस्मोसोम। दूसरा है फोकल अधेशन क्या चीज है, और तीसरा क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है। अब प्लाज्मोडेस्मेटा है बच्चों, ये तो आप लोग पढ़ते हैं कि ये प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। बेसिकली ये प्लांट सेल टू सेल चैनल होते हैं जो कि इनके बीच में पाए जाते हैं। यानी प्लांट की जो दो सेल है उनको आपस में जोड़ने वाले जो चैनल हैं वो कौन से होते हैं बताओ, प्लाज्मोडेस्मेटा। लेकिन ये दोनों क्या चीजें हैं, इनको हमने कहाँ मिस कर दिया। अब बच्चों हमने जो इंटरेक्शन पढ़ा, शुरुआत जब हमने की तो हमने पढ़ा कि एक सेल दूसरे सेल से क्या करती है बताओ, इंटरेक्ट करती है। और इसके मैंने आपको कितने तरीके बताए थे, 2 तरीके बताए थे। या तो सेल टू मैट्रिक्स इंटरेक्शन हो सकता है, या फिर सेल टू सेल इंटरेक्शन भी हो सकता है। तो बच्चों यहां पर हमने क्या देखा, वो जो लास्ट के जो दोनों एग्जाम्पल हैं उनको हम लोग यदि समझें तो आप देखिए यहाँ पर ये कैसे इनको हम समझ सकते हैं।
देखो पहला हमने पढ़ा फोकल अधेशन। जैसे मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक सेल है, देखो ये वाली हमारे पास एक सेल है और यहां पर सेल के चारों ओर मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए ये एक सेल है और सेल के चारों ओर मैट्रिक्स की बात ना करके हम लोग बात करेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन की। जी, तो ये यहां पर क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बच्चों हमने ये बात की थी कि एक सेल दूसरी सेल के साथ जुड़ी हुई हो सकती है या एक सेल मैट्रिक्स के साथ भी जुड़ी हुई हो सकती है। तो बच्चों यदि ये सेल मैट्रिक्स के साथ में जुड़ी हुई हो इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, फोकल अधेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल अधेशन, ठीक है। और ये किसका टाइप है बताओ, सेल टू मैट्रिक्स इंटरेक्शन का ये एग्जांपल है। यदि ऐसा हो कि एक सेल किसके साथ जुड़ी हुई है बताओ, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। अब एक सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ कौन जोड़ता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ में इसको जोड़ने का काम करते हैं हेमीडेस्मोसोम्स। तो बच्चों ये है हेमीडेस्मोसोम और ये क्या है बताओ, ये है फोकल अधेशन। तो ये जंक्शन क्या हुआ बताओ, ये जंक्शन जो है यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है, ये इंट्रैक्शन हुआ हेमीडेस्मोसोम और इनके बीच में ये जो इंट्रैक्शन है, ये इंट्रैक्शन क्या है बताओ, फोकल अधेशन। तो हमने सेल जंक्शन से उनका डिस्कस कर लिया है। तो हमने सेल जंक्शन के बच्चों टाइप पढ़े कि सेल जंक्शन है बेसिकली वो 5 टाइप के होते हैं। हम लोग यदि इसको सबसे मोटे मोटे तौर पे देखें तो हम सेल इंटरेक्शन की यदि बात करें तो सेल इंटरेक्शन कितने टाइप के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला, एक सेल एक मैट्रिक्स के साथ में इंटरेक्शन कर सकती है और दूसरा कि एक सेल के साथ में इंटरेक्शन कर सकती है। यहाँ पर आप जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ये दोनों एग्जाम्पल सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन के हैं बच्चों। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ प्रोटीन्स हैं उनकी हेल्प से एक सेल मैट्रिक्स के साथ में, और ये यहाँ पर किसके साथ में जुड़ी है बताओ, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ी हुई होती है। तो ये यहाँ पर है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये है यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन। दूसरा हमने पढ़ा कि एक सेल दूसरी सेल के साथ में किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जोड़ने के लिए 5 तरह के सेल जंक्शन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारी बॉडी की सारी सेल एक ही टाइप के जंक्शन से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर 5 तरह के जंक्शन है। सबसे पहला हमने पढ़ा इंटरडिजिटेशन में। इंटरडिजिटेशन का मतलब है कि एक सेल के जो प्रोसेस हैं वो दूसरी सेल के प्रोसेस के साथ में इस तरह से इंटरडिजिटेड हो जाते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा डेस्मोसोम, जिसमें टोनो फाइबर्स के बारे में हम लोगों ने बात की कि उसमें टोनो फाइबर्स होते हैं और ये जो टोनो फाइबर्स हैं वो एक के साइटोप्लाज्म से दूसरे के साइटोप्लाज्म तक इस तरह से चले जाते हैं कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइटली जोड़ देते हैं। तीसरा हमने पढ़ा टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन में एक सेल दूसरी सेल के साथ में टाइटली इस तरह से जुड़ी हुई होती है कि इनका जो स्पेस जो होता है इनके बीच से वो बिल्कुल पूरी तरह से सील हो जाता है, ठीक है। और कोई भी चीज इसको पार नहीं कर सकती है, कोई भी मॉलिक्यूल्स आयन वगैरह या कोई भी सब्सटेंस जो है वो इनके बीच की जो गैप है इनसे नहीं गुजर सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। चौथा हमने क्या पढ़ा था, चौथा हमने गैप जंक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें एक सेल दूसरी सेल के साथ में जुड़ी हुई होती है किसके द्वारा, गैप जंक्शन के द्वारा। यानी इनके अंदर आप देखने को मिलेगा कि एक सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ में कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ होता है। लास्ट हमने पढ़ा था बच्चों अधेरेंस जंक्शन, और इस अधेरेंस जंक्शन या फिर अधेरिंग जंक्शन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि इसके अंदर क्या होगा कि दोनों सेल एक दूसरे के साथ में आपस में चिपकी हुई पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, सेल जंक्शन। अब बच्चों मैं आपको यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं। हमने जितने भी तरह के ये जो सेल जंक्शंस पढ़े, इन जंक्शंस में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो बच्चों वो बात ये है कि ये यहाँ पर सेल ए है मान लीजिए और उसकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये है सेल बी।
तो बच्चों हम इन दो सेल के अंदर इन जंक्शंस को कुछ कॉमनली, इनमें कुछ बातें हैं जिनको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये मान लीजिए हमारे पास दो सेल हैं, ठीक है बच्चों। ये सेल चिपक कैसे रही थी, एक सेल दूसरी सेल के साथ में कैसे चिपक रही थी, ऐसा कैसे होता है? तो बच्चों हमने जब सेल बायोलॉजी पढ़ी तो सेल बायोलॉजी में हमने पढ़ा कि मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आप देखते हो बच्चों तीन तरह के प्रोटीन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं ना। कुछ प्रोटीन बाहर की तरफ जुड़े होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जिनको एक्सट्रेंसिक प्रोटीन बोलते हैं, तो ये एक्सट्रेंसिक प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन है वो अंदर की तरफ देखने को मिलते हैं, जिनको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। कुछ प्रोटीन बच्चों ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी होते हैं, ये यहाँ पर है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि इसके अंदर धंसे हुए होते हैं ना बच्चों। जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तीन तरह के प्रोटीन हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, दूसरा इंट्रिंसिक प्रोटीन, और तीसरा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो बच्चों ये जो सेल जंक्शन होते हैं, ये आपस में ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इन्हीं प्रोटीन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। आपको इस बात को क्या करना है, याद रखना है। क्या बात याद रखनी है आपको? कि एक सेल दूसरे सेल के साथ में जो जुड़ती है बेसिकली, उसका ये रीजन हो सकता है। क्या रीजन हो सकता है? कि जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इनको हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो एक सेल अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन निकालती है, इधर से दूसरी सेल अपने कुछ प्रोटीन निकालती है, और उन प्रोटीन्स की हेल्प से ये सेल्स एक दूसरे के साथ में इस तरह से जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन आप इस चीज को याद रख सकते हैं, छोटी सी बात है, ठीक है। देन बच्चों ये यहाँ पर हमारे सेल जंक्शन कंप्लीट हुए। अब हम लोग कल के लेक्चर में बात करेंगे सेल्स के मॉडिफिकेशन की, कि सेल मेम्ब्रेन किस तरह से मॉडिफाइड हो होकर अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर्स बना सकती है, और वो स्ट्रक्चर्स अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।